हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कन्फ्लिक्ट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम। अब तक देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को। अब तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया पिछले वाले टॉपिक में कि हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब अ, दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर रखा है, ज़्यादा पावर दे रखी है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है जब सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में क्या हो रही है, डिस्प्यूट हो रही है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रही है। तो अब हम उन्हीं सब केसेस को समझेंगे कि किस किस रीजंस की वजह से आखिरकार सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट आती है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो डिफरेंशिएशन है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो कौन कौन से इश्यूज की वजह से बेसिकली अराइज करती है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज दैट द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द रीजन्स एंड येट गिव्स मोर पावर टू द सेंटर. Once the principle of identity of the state is accepted, it is quite natural that the states would expect a greater role and the powers in the governance of the state and the country as a whole. देखो, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर रीजन को, हर स्टेट को क्या करा, एक सेपरेट आइडेंटिटी दी। ठीक है, हर किसी को क्या किया, हर किसी को पावर दी। ठीक है, भले ही सेंटर को पावर दे रखी है ज़्यादा, लेकिन स्टेट्स को भी पावर दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी पावर है। तो जब प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ स्टेट उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जब ये रिकॉग्नाइज हमने कर लिया कि हमें इंडिया में सारी डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट बनानी होगी, जब ये आइडेंटिटी हमने इस प्रिंसिपल को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, स्टेट्स की आइडेंटिटी को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इसकी वजह से ये बहुत नेचुरल सी बात है कि जितने भी भारत में स्टेट्स होंगे वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है तो अब उनके हाथ में भी क्या होगी, एक ग्रेटर रोल होगी, एक ग्रेटर पावर होगी उनके हाथ में भी, जिससे वो क्या कर सके, अपने स्टेट की गवर्नेंस को इंश्योर कर सके एंड साथ ही साथ वो अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री के डेवलपमेंट में भी दे सके। ठीक है, मोटे तौर पर इस चीज़ को समझे कि जैसे हमने रिकॉग्नाइज किया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी हम स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये ज़्यादा उम्मीद कर रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पावर मिलेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या मिलेगी, एक ग्रेटर पावर मिलेगी, एक ग्रेटर रोल मिलेगा। किस लिए? ताकि वो अच्छे तरीके से अपने स्टेट में गवर्नेंस कर सके एंड साथ ही साथ वो कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, थोड़ा सा कंट्री के जितने इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो कर सके। ठीक है, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इसी चीज़ की वजह से क्या होता है, इसी चीज़ की वजह से जितने भी हमारे स्टेट्स थे वो अलग अलग डिमांड्स को उठाते हैं। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट्स हैव demanded that they should be given more powers and more autonomy, and this leads to tensions and conflict in the relationship between the center and the state. ठीक है, इसी इसी उम्मीद की वजह से कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एक तरीके से ज़्यादा रोल होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्री के इंपॉर्टेंट मैटर्स में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी उम्मीद के चलते क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती है कि उनको और ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए, पावर्स मिलनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है, यहाँ पर ऑटोनॉमी का मतलब ये हो जाता है एक, कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तभी तो ये माना जाएगा ना कि स्टेट गवर्नमेंट को भी बनाया गया है, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को बनाया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में क्यों इंटरफेयर कर रही है भाई, कंप्लेन करेंगे कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो इसी सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारे एरियाज़ में स्टेट के काम में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, इसी चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, हमें देखने को मिल रही है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो डिमांड है, द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, दे आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड दैट इज़ वाई दे नीड टू बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। तो ये जो डिमांड है हमारी पूरी की पूरी ऑटोनॉमी की जो डिमांड करी जा रही है कि स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपका अपना स्पेयर है काम करने का, उसी तक लिमिटेड रहो, स्टेट गवर्नमेंट के मामले में दखलंदाजी मत करो। ठीक है, ये ऑटोनॉमी की पूरी डिमांड है। ठीक है, तो ये जो डिमांड है ये पूरा पॉलिटिकल नेचर है। ठीक है, एंड इसको अगर हमें रिजॉल्व करना है तो बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए, सेंटर एंड स्टेट जब एक साथ मिलकर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी जाकर के ये चीज़ें क्या हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल आइडिया हमें समझ में आ गया कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वो सारे इश्यूज़, वो सारे कन्फ्लिक्ट्स
जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट कैसे बार बार अपनी ऑटोनॉमी को बोलता है कि हमें भी अपनी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करने दो, हमें भी इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन मेकिंग करने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर मत करो। समझ रहे हो? ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, सेंटर एंड स्टेट के बीच की रिलेशनशिप को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ फ्रेमवर्क और अ स्केलेटन, इट्स फ्लैश एंड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पर ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक फ्रेमवर्क है, केवल एक स्केलेटन है, यानी कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ढांचा है। ठीक है। एक फ्रेमवर्क के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, और उसका जो फ्लैश है, उसका जो ब्लड है, वो किसकी वजह से प्रोवाइड किया जाता है, वो एक तरीके से एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स के तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भले ही बोल दिया हो कि एक यूनियन लिस्ट होगी, एक स्टेट लिस्ट होगी, एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी, और तीनों अपनी अपनी लिस्ट में ही काम करोगे, बोल दिया ऐसा, है ना, बोल दिया। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा हो रहा है? ठीक है। पावर डिमार्केट करने के बावजूद भी एक्चुअल जब पॉलिटिक्स हो रही है, जब रियलिटी में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं चीज़ों को, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के काम में इंटरफेयर कर रही है ना। और बहुत सारे एरियाज में जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फाइनेंशियल कंट्रोल की जब हम बात करें, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किस पर डिपेंड नजर आती है? यूनियन गवर्नमेंट पर। ठीक है। तो मोटे तौर पर कहने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम क्लियरली डिमार्केट कर रहा है कि ये सेंट्रल का एरिया है, ये स्टेट का एरिया है। ठीक है। इस तरीके से डिमार्केशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स है ना, वो हमें बताता है कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कितने अच्छे तरीके से काम करती है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग उसी पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। हम उसी पॉलिटिक्स को समझेंगे यहाँ पर कि ये जो पॉलिटिक्स है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है, पॉलिटिक्स की वजह से कैसे हमारे सेंटर एंड स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट नजर आती है। जब हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस का जो चेंजिंग नेचर है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, कि जब सेंटर एंड स्टेट दोनों में ही एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो फेडरलिज्म कैसे काम करता है। जब सेंटर में, स्टेट में अलग अलग पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट चलती है, तो फिर कैसे कन्फ्लिक्ट आता है सेंटर में, स्टेट में, हम उस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। सबसे पहला, जब हम आज़ाद हुए 1950 1960s में, अगर आप देखोगे तो जो हमारा फेडरलिज्म था, ठीक है, वो बहुत स्मूथ तरीके से चलता है। समझ रहे हो? पहला जो फेज़ था हमारा आज़ादी से लेकर के लगभग 1967 तक, हमारा जो पूरा फेज़ था, ये जो फर्स्ट फेज़ है, बहुत स्मूथ तरीके से चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पीरियड है वो कांग्रेस डोमिनेंस है। इस पीरियड में कांग्रेस डोमिनेंस है, इसको कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। कांग्रेस सिस्टम में क्या हो रहा है, या कांग्रेस डोमिनेंस में क्या हो रहा है, सेंटर में भी क्या है, कांग्रेस है। ठीक है। एंड ज़्यादातर स्टेट राज्यों में भी जो सरकार है वो किसकी है, कांग्रेस पार्टी की है। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिलेशन थी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या थी, स्मूथ तरीके से चल रही थी, नॉर्मल तरीके से चल रही थी। ठीक है। एक्सेप्ट ऑन द इश्यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है। न्यू स्टेट्स को लेकर के थोड़े बहुत टकराव हुए। ठीक है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हुए, बट बाकी सभी एरियाज में क्या हो रहा था, बाकी सभी एरियाज में चीज़ें एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी। ठीक है। और स्टेट्स क्या कर रहे थे, स्टेट्स वर होपफुल कि दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। सारे राज्य क्या थे, बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको क्या करेगी, ग्रांट देगी। क्योंकि देखो, आज़ादी के बाद बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है। और जितना भी डेवलपमेंट का काम करना है, सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी सभी स्टेट्स गवर्नमेंट को, तो क्या हो पाएगा, वो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए सारे के सारे स्टेट्स बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि सेंटर में भी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो मदद करेगी उनको। बिसाइड इसके अलावा बहुत सारे देयर वॉज कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिजाइंड बाय द सेंटर। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, आज़ादी के बाद से बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज हम लेकर आए। ठीक है। जैसे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आया गया। तो ये जो हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, डैम्स वगैरह हम लोगों ने बनाए। ठीक है। एग्रीकल्चर में जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते थे वो हमने करे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इस चीज़ को स्टेट भी सेम टू सेम तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जो सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग करी जा रही थी, जैसे हमने पढ़ा प्लानिंग कमीशन थी, है ना, जो सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग और पॉलिसीज बनाई जा रही थी, सेम टू सेम तरीके से स्टेट लेवल पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो भी उसी तरीके से काम कर रही थी।
ठीक है, वो भी ये सोच रहे थे कि हम भी उसी पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, जो केंद्र सरकार में जो हमारी पार्टी है जैसा वो काम कर रही है वैसा भी हम भी राज्य सरकार में क्या करेंगे, अपने स्टेट गवर्नमेंट में वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो हमारा फर्स्ट फेज़ था। ठीक है, ये हमारा फेडरलिज्म का फर्स्ट फेज़ था। इस फेज़ में बिकॉज़ ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस सेंटर एंड स्टेट दोनों में एक ही पार्टी थी, इसलिए हमने देखा कि सेंटर एंड स्टेट के बीच के रिलेशन यानी कि हमारा फेडरलिज्म बहुत स्मूथ तरीके से चल पा रहा था। ठीक है, जो पॉलिसी सेंट्रल लेकर आ रही थी सेम टू सेम तरीके से बिना किसी रिलेक्टेंट के स्टेट गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी, स्टेट्स को भी ग्रांट इन एड्स मिल पा रही थी, तो दोनों मिलकर एक साथ क्या कर रहे थे, एक साथ डेवलपमेंट कर रहे थे एंड इंडिया के प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे थे। समझ में आ गया? अब चेंज आता है। चेंज कब आता है? 1960s के मिडल में। ठीक है, 1960s के मिडल में अगर मैं ये एग्जैक्ट ईयर बताऊं तो लगभग 1967 में। 1967 में क्या हुआ? चेंज आया। चेंज क्या आया? बहुत सारे स्टेट्स में जब इलेक्शन हुए तो 9 स्टेट्स में, लगभग 9 स्टेट में कांग्रेस की पार्टी की सरकार हार गई और अपोजिशन पार्टीज आई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर में तो अभी भी कांग्रेस है, लेकिन लगभग 9 स्टेट्स में, इंडिया के 9 स्टेट्स में अपोजिशन पार्टीज की सरकार आ गई। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ? इट रिजल्टेड इन डिमांड्स फॉर ग्रेटर पावर्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स। तो अब क्या होने लगा? अब यहाँ पर क्योंकि अपोजिशन पार्टी आ गई, ठीक है, अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टी आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, ठीक है, अलग अलग पार्टीज आ गई, तो क्या हुआ? तो फिर जब अलग एक राज्य में अलग पार्टी अलग आइडियोलॉजी की सरकार चल रही है तो वो क्या डिमांड करेंगे? वो पावर डिमांड करेंगे, वो ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? State government, they were protesting against what they saw as unnecessary interference in their government by the Congress government at the center. Okay. The Congress too was not very comfortable with the idea of dealing with the government led by the opposition party. So this peculiar political context gave birth to a discussion about the concept of autonomy under the federal system. 1967 onwards जो मैंने बताया अभी, जैसे ही कांग्रेस जो बहुत सारे राज्य में जो सरकार थी कांग्रेस की वो चेंज हो जाती है एंड अपोजिशन पार्टीज कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकार बना लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद शुरू होता है टसल। ठीक है, दोनों में खींचातानी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो अलग है, स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो अलग आ गई है। अब तो क्या होगा? तो फिर दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके पास हमें पता है ज़्यादा पावर है, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। इसीलिए क्या हुआ? क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि यार हमें तो डोमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, गवर्नर बेफालतू में हमारे बिल्स को क्या कर रहे हैं, बिना किसी रीज़न के ही हमारे बिल्स को डिले कर रहे हैं, तो फिर इन सब सिचुएशन में जब उनको लगा कि गवर्नर भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ फाइनेंस भी हमें नहीं मिल पा रहे, हमें पैसे भी नहीं मिल पा रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बाकी जो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है दूसरे राज्य में उनको तो पैसा मिल रहा है लेकिन हमें लोन भी नहीं मिल रहा। ठीक है, जब ऐसे डिफरेंसेस देखे और लगा कि यार ये तो डोमिनेशन किया जा रहा है हम लोगों के साथ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी तरीके से इंटरफेरेंस है एंड देन फिर क्या हुआ? फिर डिमांड शुरू हुई किसके बारे में? फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्कशन में आने लगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर क्या है? जब यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, ठीक है, लेकिन सेंटर अपनी पावर को क्या कर रहा है? एक तरीके से मिसयूज कर रहा है एंड स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेरेंस कर रहा है अननेसेसरी तरीके से, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि हमें, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कहने लगी कि हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा एरिया है, उसमें हमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट आप इंटरफेयर मत करो हमारे काम में, ठीक है, अननेसेसरीली हमारे काम में इंटरफेरेंस मत करो, हमें भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम भी अपना डिसीजन मेकिंग खुद करें, आप हमारे काम में इंटरफेयर मत करो। ठीक है, आप गवर्नर की पोजीशन को यूज़ करते हुए हमारे काम में एक तरीके से टांग मत डालो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इसकी वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग पार्टी की सेंटर में अलग पार्टी है, स्टेट्स में अलग पार्टी है, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, विचारधारा में डिफरेंसेस भी है एंड कांग्रेस गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा क्या नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी। अपोजिशन पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट थी उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी, तो क्या किया जाने लगा? डोमिनेंस कहीं ना कहीं किया जाने लगा। और जब डोमिनेंस होने लगा तो फिर जितने भी स्टेट जहाँ पर अलग 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 पार्टीज़ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो उन्होंने बात करी कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें और ज़्यादा पावर चाहिए, क्योंकि सेंटर हमारी पावर को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। समझ गए?
इसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर और ज़्यादा सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में क्लैश एंड कन्फ्लिक्ट्स दिखाई देने लगी। ठीक है, पहली फेज में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, सेंटर में भी एक पार्टी है, स्टेट में भी सेम पार्टी है, तो बहुत आराम से चीज़ें चल रही है। जैसे ही स्टेट में नई पार्टी आई, दूसरी पार्टीज आई, तो क्या हुआ, एक तरीके से लड़ाई होनी वहीं से चालू हो गई। ठीक है, समझ गए? तो ये हम लोगों ने सेकेंड फेज पढ़ा। फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है 1990s में, अगर आप देखोगे तो 1990s ऑनवर्ड्स हमें पता है कि कोलिशन एरा शुरू हो जाता है, गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस डोमिनेंस क्या हुई, कांग्रेस डोमिनेंस बहुत डिक्लाइन हो गई थी 1990s तक आते आते, एंड कोलिशन पॉलिटिक्स आने लगा। सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारे स्टेट्स में भी क्या होने लगी, कोलिशन की यानी कि गठबंधन, एक तरीके से मिलीजुली सरकारें बनने लगी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ ग्रेटर से फॉर द स्टेट, अ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड बिगिनिंग ऑफ अ मोर मेच्योर फेडरलिज्म। इस चीज़ की वजह से हमारे यहाँ पर एक नया फेडरलिज्म जन्म लेता है, या नया तो नहीं कहेंगे, बट हमारा फेडरलिज्म, जहाँ पर हम पहले कन्फ्लिक्ट और क्लैश ये बहुत ज़्यादा देखने लगे थे, क्योंकि सेंटर एंड स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ आ गई थी, अलग अलग पार्टीज़ की सरकार आ गई थी, तो ये चीज़ 1990s तक आते आते धीरे धीरे मेच्योर फेडरलिज्म में चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोलिशन पॉलिटिक्स आ गई थी। तो कोलिशन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास अपने दम पर मेजोरिटी है, नहीं, कांग्रेस अपने दम पर मेजोरिटी नहीं लेकर आ पा रही थी, इसीलिए कांग्रेस को बहुत सारी स्टेट पार्टीज की मदद से सेंटर में वो गवर्नमेंट बना रही थी। ठीक है, अब जब स्टेट पार्टीज की मदद लेकर के सेंटर में गवर्नमेंट बनाएगी, तो फिर वो ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि स्टेट में जो अलग पार्टीज की सरकार चल रही है उनके साथ इंटरफेरेंस करे, वरना क्या होगा, वरना वो पार्टीज जो उनको सपोर्ट कर रही है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी, गठबंधन गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो मजबूरी की सरकार है ना, एक तरीके से जो मतलब मजबूरी की तो नहीं कहेंगे, बट जो कोलिशन में जो मिलीजुली सरकार होती है, गठबंधन की जो सरकार होती है, उसमें इसीलिए क्या करना पड़ता है, हर पार्टी को सारी पार्टीज के साथ मिलजुल कर चलना ही पड़ता है। ठीक है, ज़बरदस्ती चलना पड़े लेकिन चलना है, क्योंकि सरकार चलानी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकार चलानी। अगर किसी पार्टी को नाराज़ कर दिया, किसी पार्टी की सरकार में, किसी पार्टी जो किसी एक राज्य में सरकार बनाई हुई है, अगर उसमें अननेसेसरी टांग अड़ाई, तो क्या होगा, वो लोग अपनी पार्टी को क्या कर लेंगे, अपनी पार्टी से, गठबंधन से जो सपोर्ट है वो छीन लेंगे और सरकार सेंट्रल लेवल पर गिर जाएगी। इसी चीज़ की वजह से हमने देखा कि फिर हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, मेच्योर फेडरलिज्म बिकॉज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स अराइज हुआ है। समझ गए? तो हमने क्या देखा, अगर मैं कंक्लूड करूँ, हमने 3 टाइप्स हमने देखे। ठीक है, फर्स्ट फेज में आज़ादी के तुरंत बाद कांग्रेस डोमिनेंस की वजह से स्मूथ चली है सारी चीज़ें, फेडरलिज्म बहुत स्मूथ तरीके से चला है। सेकेंड फेज में जब 1967 ऑनवर्ड्स जब बहुत सारे राज्य में अलग सरकार आई, तो फिर वहाँ से टसल होना चालू हुआ। स्टेट्स ने अपनी ऑटोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट है, जो अपनी ऑटोनॉमी की जो डिमांड है, वो वहाँ से उठानी चालू करी। फिर धीरे धीरे ये चीज़ कम हुई एंड मेच्योर फेडरलिज्म अराइज होता है जब 1990s में हम देखते हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स नज़र आता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी तो हमने समझ लिया कि स्टेट्स इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पावर को यूज़ करना चाह रहे थे, क्योंकि सेंटर का कहीं ना कहीं डोमिनेंस हो रहा था, अननेसेसरी तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स एंड इवन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, उन्होंने ऑटोनॉमी की डिमांड उठानी चालू कर दी थी। ठीक है, तो ऑटोनॉमी की जो डिमांड है, जब हम ऑटोनॉमी की डिमांड की बात करते हैं, तो ऑटोनॉमी की डिमांड को अब हम समझेंगे कि ऑटोनॉमी में क्या क्या डिमांड करी जा रही थी स्टेट्स के द्वारा, एंड उसके मीनिंग को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि ऑटोनॉमी का मीनिंग भी बहुत अलग अलग था, अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग पार्टीज़ के लिए। ठीक है, तो ऑटोनॉमी में केवल एक चीज़ डिमांड करी जा रही हो ऐसा नहीं था, अलग अलग चीज़ें डिमांड करी जा रही थी, अलग अलग पार्टीज़ अलग अलग चीज़ डिमांड कर रही थी ऑटोनॉमी के नाम पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी डिमांड्स को समझेंगे कि आखिरकार क्या डिमांड किया जा रहा था ऑटोनॉमी के नाम पर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या जाती है, डिविजन ऑफ द पावर शुड बी चेंज इन द फेवर ऑफ द स्टेट्स एंड मोर पावर एंड इंपॉर्टेंट पावर शुड बी असाइन टू द स्टेट। सबसे पहली चीज़ जो डिमांड करेगी ऑटोनॉमी के लिए, वो डिमांड करेगी कि देखो, जो पावर का जो डिवीजन है ना, वो क्या होना चाहिए, वो स्टेट्स के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, हमने हमें हमने क्या किया था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, साथ ही साथ में क्या होता है, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने क्लियर तरीके से समझ लिया था कि जो यूनियन लिस्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट भी ज़्यादा है। तो क्या हुआ, जब ऑटोनॉमी की डिमांड उठी, तो फिर जो स्टेट्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर दो।
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर दो। और क्या बोला उन्होंने ये बोला कि दे शुड हैव मोर पावर एंड इंपॉर्टेंट पावर्स टू बी असाइन टू द स्टेट्स। ठीक है, ज़्यादा पावर भी होनी चाहिए स्टेट लिस्ट में और इंपॉर्टेंट पावर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या देखा है हम लोगों ने कि यूनियन लिस्ट में ही सारी इंपॉर्टेंट पावर्स है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ऑटोनॉमी की डिमांड उठने लगी ना, तो सारे स्टेट्स ने बोला कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमने सारी इंपॉर्टेंट पावर्स भी ले रखी है और ज़्यादा पावर्स भी तुमने ले रखी है, अब तुम क्या करो, तुम स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दो और साथ ही साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स और नए सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होने लगी थी, डिमांड उठने लगी थी, जैसे कि तमिलनाडु में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, है ना। और साथ ही साथ में जो अलग अलग पार्टीज़ हैं जैसे डीएमके, अकाली दल, सीपीआईएम, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसी तरीके से डिमांड करी कि हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें थोड़ा सा चेंज हो और वो किसके फेवर में होना चाहिए, वो स्टेट्स के फेवर में होना चाहिए, कि और ज़्यादा पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, स्टेट्स के हाथ में होनी चाहिए। इस तरीके से डिमांड उठने लगी। पहली डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड जो ऑटोनॉमी में करी गई वो ये करी गई कि द स्टेट शुड हैव द इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड दिस इज व्हाट दे कॉल्ड एज द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है जब भी हम फाइनेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब स्टेट्स ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि रेवेन्यू का जो पूरा का पूरा जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है और साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसमें स्टेट्स का इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी होने चाहिए और साथ ही साथ में ज़्यादा कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहा जाने लगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहा जाने लगा, कि हमारी खुद की फाइनेंस के ऊपर हमारे कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा पैसे हमें भी मिलने चाहिए। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या कहा जाने लगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहा जाने लगा। तो फिर सॉरी, ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की जो डिमांड है वो अलग अलग पार्टीज़ ने उठाई। जैसे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी उसने डिमांड उठाई। ठीक है, क्या डिमांड उठाई, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने पता है क्या डिमांड उठाया, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। ठीक है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम लेकर के आया गया था 1977 में। उसमें ये बोला गया कि देखो जो अभी फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें से 75% आप दो स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट तुम केवल 25% रखो अपने पास। ठीक है, तुम केवल अपने पास 25% रखो। तो ये क्या किया जा रहा है यहाँ पर, देखो क्लियर तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्लियर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाहती है कि स्टेट को ज़्यादा फाइनेंशियल पावर मिले। ठीक है, तो ये भी एक दूसरी प्रकार की डिमांड थी जो बहुत सारे राज्यों में उठाई गई। पंजाब ने भी इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करा। तीसरी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है ऑटोनॉमी डिमांड रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट बिकॉज स्टेट रिसेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर जो सेंटर का कंट्रोल है कि स्टेट कोई एक्शन ही नहीं ले सकता। ठीक है, कोई एक्शन ही नहीं ले सकता है आईएएस के ऊपर या फिर आईपीएस के ऊपर, सस्पेंड या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, सारा का सारा कंट्रोल केवल किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो फिर बहुत सारे राज्य ने इस पर्टिकुलर चीज़ को भी उठाया कि यार ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पर एक तरीके से आवाज़ उठाई गई कि भी स्टेट के पास में भी कुछ पावर होनी चाहिए ताकि वो कुछ सर्टेन एक्शन ले सके इनके ऊपर। समझ रहे हो, तो ये चीज़ भी करी। साथ ही साथ कुछ राज्यों ने, पता है कुछ राज्यों ने ये भी डिमांड करा कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है दे आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। उन्होंने ये बोला कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस ये सारी और आईएफएस होती है, तो ये सारी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल की अगेंस्ट है, इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। ऐसी सर्विसेज होनी ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो, इस लेवल तक जो स्टेट है उन्होंने रेजिस्ट करा है सेंटर के खिलाफ एंड उन्होंने ये बोला है कि ये सारी सर्विसेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर का कंट्रोल सीधा सीधा दिखाई देता है एंड इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। क्योंकि फेडरलिज्म क्या कहता है, फेडरलिज्म कहता है कि सेंटर एंड स्टेट दोनों एक तरीके से क्या करेंगे, दोनों के पास एक्सक्लूसिवली पावर होगी। बट जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सेंटर का एक अपर हैंड है, सेंटर का एक अपर हैंड है ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, समझ रहे हो, सेंटर के द्वारा जो अपॉइंट इंडिविजुअल्स है वो स्टेट में जाकर के बड़ी बड़ी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा डिमांड करा गया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एंड देयर शुड बी मोर ऑटोनॉमी, और ज़्यादा पावर होनी चाहिए स्टेट के हाथ में कि वो खुद अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपॉइंट भी करे, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले, सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा,
लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है दैट ऑटोनॉमी डिमांड्स मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू द कल्चरल एंड द लिंग्विस्टिक इशूज़। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं से जुड़े हुए ऑटोनॉमी इशूज़ हैं, कभी कभी कल्चर और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट से भी जुड़े हुए इशूज़ होते हैं, जैसे कि द अपोजिशन टू द डोमिनेशन ऑफ हिंदी इन तमिलनाडु और डिमांड फॉर एडवांसिंग पंजाबी लैंग्वेज एंड द कल्चर, दे आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस. Some states feel that there is a domination of Hindi speaking areas over the others. In fact, in 1960s, there was agitation in some states against the imposition of Hindi language. ठीक है, तो ऑटोनॉमी की जो एक और एरिया ऑफ ऑटोनॉमी है जहाँ पर डिमांड करी जाती है वो ये करी जाती है कि बहुत सारे स्टेट ये कहते हैं कि उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, उनके ऊपर हिंदी का इम्पोजिशन किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, हिंदी का इम्पोजिशन किया जा रहा है। तो 1960s ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे राज्यों में हिंदी की इम्पोजिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हिंदी का इम्पोजिशन होगा तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हमारी लैंग्वेज कहीं ना कहीं खतरे में है, या फिर एक तरीके से लैंग्वेज तो खतरे में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन इसकी जगह पर वो लोग क्या बोलते हैं, इसकी जगह पर स्टेट्स ये बोलते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी है ना, ठीक है, अगर हमें भी पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो ये हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है और कौन सी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। तो हमारे ऊपर हिंदी का इम्पोजिशन क्यों हो रहा है आखिरकार, समझ रहे हो? ठीक है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेती है कि जिसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी ऐसे राज्य में, तो उस पर्टिकुलर राज्य से क्या आता है फिर रिस्पॉन्स, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि यहाँ पर हमारे ऊपर इम्पोजिशन किया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पर क्या करें, हिंदी को पढ़ाएं, क्योंकि अगर हम नहीं चाहते हैं तो फिर हमारे यहाँ पर हमें ज़बरदस्ती क्यों बोला जा रहा है कि हम हिंदी पढ़ाएं, हमारी चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं, और जब ये चीज़ें करी जाती हैं तो जो स्टेट्स होते हैं वो उसको ऐसे देखते हैं कि उनके ऊपर हिंदी का इम्पोजिशन किया जा रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी चल रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला? 3 लैंग्वेजेस में क्या है कि 3 लैंग्वेजेस यहाँ पर एक तरीके से किसी भी राज्य में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो हो क्या रहा है कि जब तमिलनाडु की अगर हम बात करें ना, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्टार्टिंग से ही 2 लैंग्वेज फार्मूला है अडॉप्ट किया जा रहा है। 2 लैंग्वेज फार्मूला में क्या होता है कि वहाँ पर तमिल पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने की बात आई तो तमिलनाडु कहता है कि दैट वी विल नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि हम अपने यहाँ पर राज्य में हिंदी पढ़ाएं। ठीक है, तो तमिलनाडु कह रहा है कि दिस इज लाइक एन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी ऑन तमिलनाडु, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से क्या है, ये भी एक वन ऑफ द एरिया है जहाँ पर जब लैंग्वेज एंड कुछ कल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर ऑटोनॉमी के तौर पर डिस्कस किया जाता है, एंड स्टेट्स बोलते हैं कि हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें कौन सा कल्चर फॉलो करना है, कौन सी लैंग्वेज को अपने लोगों को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमें खुद डिसाइड करने दो, हमारे ऊपर कोई चीज़ इम्पोज मत करो। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझी, और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग में ये समझा कि कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट हो रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से जो चेंजेस है वो कैसे आते हैं फेडरलिज्म में, सेंटर एंड स्टेट में जब अलग अलग पार्टीज होती हैं तो फिर कितना ज़्यादा टसल हो जाता है। ठीक है, कितना ज़्यादा फेडरलिज्म में दिक्कतें आती है वो हमने समझा। साथ ही साथ में हमने ऑटोनॉमी की जो डिमांड्स करी जाती है कि कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में स्टेट्स ने बोला है कि स्टेट को और ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, स्टेट को और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, एंड स्टेट को और ज़्यादा कंट्रोल दिया जाना चाहिए ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।